तो हेलो एवरीवन, आज से हम क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी सेमेस्टर 5 की फिजिक्स की सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर है आपके पास, वो हम पढ़ाएंगे। और जनरल इंट्रोडक्शन आपको फिजिक्स के बारे में दे दें कि कौन कौन से पेपर किन बच्चों को कौन कौन से पेपर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो हमारे पास जनरली 3 पेपर हैं फिजिक्स के। एक है लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, एक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एक है न्यूक्लियर फिजिक्स। जो ये दोनों पेपर हैं आपके, एक ये वाला सॉलिड स्टेट फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, ये दोनों बच्चों को देना है। मतलब जिनके पास फिजिक्स एज अ मेजर 1 सब्जेक्ट है, चाहे फिजिक्स एज अ मेजर 2 सब्जेक्ट है, उन दोनों को ये पेपर देने हैं, दोनों पेपर। और ये पेपर जो है लेजर एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये है कहते हैं जिसको हम ऑप्शनल पेपर, जो है ऑप्शनल पेपर, ये सिर्फ और सिर्फ मेजर 1 वाले बच्चों को देना है। किसको? मेजर 1 वाले बच्चों को कौन सा पेपर देना है? मेजर 1 वाले को तीनों पेपर देने हैं, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। और मेजर 2 वाले बच्चों को सिर्फ यही 2 पेपर देने, एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स और एक न्यूक्लियर फिजिक्स। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला जो पोर्शन है, ये जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला पोर्शन है उसको डील करूंगा मैं, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियर फिजिक्स वाला जो सेक्शन है, इसको डील करेंगे आपके जो सानिध्य सर हैं, जिन्होंने आपको सेमेस्टर 4 में पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक्स, वही सर इसको न्यूक्लियर को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो पहला लेक्चर है हमारा जनरल इंट्रोडक्शन, बेसिक बातें करेंगे कि किस तरीके से हम पेपर को लेकर आगे प्रोसीड करेंगे, कौन सी चीज़ें हम आपको कब पढ़ाएंगे, एक जनरल ओवरव्यू आज हम लेते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं हम? सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो हम पहले सिलेबस हमेशा की तरह हमारा पढ़ाने से पहले यही रहता है कि सिलेबस हम डिस्कस करते हैं, चाहे किसी भी सेमेस्टर हमने पढ़ाया हो, हम सबसे पहले क्या डिस्कस करते हैं? सिलेबस डिस्कस करते हैं। तो आपके पास लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस में 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर 4। ठीक है, ये 4 यूनिट आपके लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस में हमेशा की तरह जैसे रहती हैं, अभी भी हैं। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है वो बहुत लेंथी यूनिट है। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। यूनिट 2 छोटी यूनिट है और एक ही चैप्टर है। ठीक है, स्मॉल। ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसके अंदर एक ही चैप्टर है। यूनिट 3 भी छोटी यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, इसके अंदर भी एक चैप्टर है। और यूनिट 4, इसके अंदर 3 चैप्टर हैं बेसिकली, लेकिन ज़्यादा लेंथी यूनिट नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। इससे कम, इसके कंपैरिजन में कम लेंथी ये यूनिट हमारी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जो छोटी यूनिट नंबर 3 है वो पढ़ाना आपको हम शुरू करेंगे, क्योंकि यूनिट नंबर 3 हम आपको जब पढ़ाना शुरू कर देंगे तब यहाँ से आपको क्या है, चीज़ें आसान है। जब आसान चीज़ हम आपको थोड़ा सा पढ़ा के समझा देंगे तो आपको क्या है, ये यूनिट नंबर 1 कराएंगे, फिर हमारा चलेगा यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 2। इस तरीके से सिलेबस को हम अपना लेके चलेंगे। ठीक है, ठीक है। यूनिट 1 लेंथी है, 3 क्वेश्चन मिनिमम यहाँ से लखनऊ विश्वविद्यालय पूछता है, और पिछले बार के पेपर में 4 क्वेश्चन यहाँ से आए थे NEPK में। ठीक है, और यूनिट नंबर 2 से 2 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जो छोटी यूनिट होती है हमेशा वहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं, और जो बड़ी यूनिट होती है हमेशा यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आने की हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है। यूनिट नंबर 3 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 से भी आपके 2 क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 4 में 3 चैप्टर आपके डाइलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ना है, आपको सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, और बाकी बेसिकली आपको क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है, किसकी? हिस्टैरिसीस कर्व वगैरह पढ़ने हैं, और ये सब चीज़ें आपको हम पढ़ाएंगे। ठीक है, लेंजमैन की क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है और कई चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करते हैं? हम आपका यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है, यूनिट नंबर 3, तो हेडिंग लगाएंगे अब यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 हमारा जो है फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है हमको? फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या कहती है। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन लिखेंगे आप। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते चलेंगे। बाकी एप्लीकेशन में हमारे ही खुद के हैंड रिटन नोट्स पड़े हुए हैं, पिछले सेमेस्टर में हमने डाले थे, तो वही पड़े हुए हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं, देखो जैसे सॉलिड जानते हो, सॉलिड के देखो सॉलिड के बारे में आप जानते हो, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है? आउटर मोस्ट सेल में होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? आपका आउटर मोस्ट सेल में होता है। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए कई सारी सेल हैं, जो आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? ये यहाँ होता है इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल में होता है। ठीक है, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन जो इस आउटर मोस्ट सेल होता है, इससे हम कई सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन आपका सॉलिड में जो आउटर मोस्ट सेल में होता है, सॉलिड के बारे में पढ़ना है तो सॉलिड के बारे में ही बात करेंगे। तो ठीक है, सॉलिड में जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है हमेशा आउटर मोस्ट सेल में होता है, इसमें होता है। ठीक है, किसमें? आउटर मोस्ट सेल में होता है। तो इससे हम बेसिकली कई सारी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को हम पढ़ सकते हैं। तो वही जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी है जो आपके जो मेटल्स पे अप्लाई होगी, मतलब बेसिकली मेटल्स क्या होते हैं? ज़्यादातर सॉलिड ही होते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ एक लिक्विड मेटल होता है वो कौन सा होता है? मरकरी होता है। ये चीज़ आप लोग जानते होंगे, बेसिक बातें हैं ये। ठीक है,
तो जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है सॉलिड में कहाँ होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन थ्योरी है इससे हम कई सारी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इसकी डिटरमाइन कर सकते हैं। और ये आपकी जो इलेक्ट्रॉन थ्योरी वो एप्लीकल होती है दोनों मेटल्स पे, नॉन मेटल्स पे, ठीक है। और इसी के थ्रू हम बेसिकली कई सारी इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रॉन होता है ये आउटर मोस्ट सेल में, इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है। इसके थ्रू हम इसकी कई सारी थर्मल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ये डिटरमाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। और हमको यहाँ पे 3 तरीके की थ्योरी पढ़नी है। पहली पढ़नी है हम यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी पढ़नी है, अभी कुछ लिखना नहीं हम लिखवाएंगे। दूसरा पढ़ना है हमको आपका यहाँ पे क्वांटम थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और तीसरा पढ़ना है जोन थ्योरी। लेकिन जोन थ्योरी हमारे सिलेबस में लखनऊ विश्वविद्यालय ने नहीं दे रखी है, तो इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम कौन सी 2 थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, क्लासिकल और क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे। उसके बाद हमारा कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, वो पढ़ने के बाद ये सिलेबस हमारा यहाँ पर 3rd यूनिट का ख़त्म हो जाता है। तो ठीक है, चलिए अब नोट करना हम यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से नोट करना शुरू करिए। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे इन सॉलिड्स इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, इलेक्ट्रॉन्स इन outermost orbit of atom determines its electrical properties. Electron theory is applicable. Electron theory is applicable to all solids, both metals and non-metals. In addition, it explains the electrical, thermal and magnetic properties. It has been developed in 3 मेन स्टेजेस। पहली स्टेज कौन सी थी, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। दूसरी कौन सी थी, क्वांटम थ्योरी, कह सकते हैं क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और तीसरी कौन सी थी, जोन थ्योरी, ठीक है। तो जो चीज़ हमने आपको समझाई थी वही लिख दिया है कि भाई के सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में, आउटरमोस्ट सेल में, वो डिटरमाइन करता है उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थ्योरी जितनी एप्लीकेबल सॉलिड्स पे उतनी एप्लीकेबल आपके मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों पे है, ठीक है। इन एडिशन इट एक्सप्लेन्स द इलेक्ट्रिकल थर्मल, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ आपको वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, थर्मल प्रॉपर्टीज़ मतलब थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होती है वो सब बताती है सॉलिड में, ठीक है। और ये 3 स्टेज मेन स्टेज में डेवलप की गई थी। पहली कौन सी थी आपकी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, दूसरी कौन सी थी क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और तीसरी थी हमारी जोन थ्योरी। तो हमको बेसिकली 2 सिलेबस में पढ़नी कौन सी है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और यहीं से हमारे सिलेबस की शुरुआत होगी। बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये पूछा नहीं जाना है, ठीक है। फिर भी क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं आपको इंट्रोडक्शन दे के ही स्टार्ट करते हैं पूरा सिलेबस, ठीक है। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि हमको इसके अंदर पढ़ना क्या है। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारा मेन टॉपिक, और जो पिछली बार एग्जाम में पूछा भी गया था, सीधा पूछा गया था, ठीक है, वो था हमारा क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और इसका एक और नाम होता है, 2 नाम से पूछ सकता है, और कहते हैं ड्रू लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स। ड्रू लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ मेटल्स, ठीक है।
हम यहाँ पर सॉलिड्स की बात करेंगे तो बेसिकली सॉलिड हमारे मेटल्स ही होती हैं मैक्सिमम, ठीक है, एक दो चीज़ को छोड़ के, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करें क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और पिछली बार के एनईपी का जो पेपर हुआ था दिसंबर 2023 में, ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा था कि डिस्क्राइब क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड इट्स पोस्टुलेट करके। आप लोग के पास पीवाईक्यू होगा तो ठीक है, वरना हमको आइडिया है कि कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, हम आपको बताते चले जाएंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार इसके पूछने के चांसेस कम हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पूछा नहीं जा सकता, इसके चांसेस कम हैं। क्यों? क्योंकि ये पिछली बार पूछ लिया तो इस बार इसको पूछेगा कम लखनऊ विश्वविद्यालय, मतलब हो सकता है पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होता है प्रीवियस ईयर में। तो इस बार भैया बोलोगे कि कौन सा रिपीट होगा, इस बार कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा चैप्टर से, तो इस बार जो हमारी जो दूसरी नंबर की जो थ्योरी थी, कौन सी, ये क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, उसका प्रूफ, ये पूछ सकता है इस बार। तो याद रखना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है। हम आपको इंपॉर्टेंट भी साथ साथ बताते चलेंगे कि कौन सा पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। पूछा तो कुछ भी जा सकता है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम आपकी क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात करते हैं। तो 1900 का समय है, समय 1900 की बात है, साल 1900 की बात है। एक हमारे फेमस साइंटिस्ट हुआ करते थे पॉल ड्रूड, ठीक है, उन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। और लेटर ऑन हमारे जो फेमस साइंटिस्ट है लॉरेंज, उन्होंने इस थ्योरी को आगे प्रोसीड किया था। और इसमें जो कमियां जिन्होंने ड्रूड ने छोड़ी थी, या ड्रूड ने जो चीज़ें रह गई थी, उन्होंने लॉरेंज उसको पूरा किया, ठीक है। 1909 में लॉरेंज ने इसको आगे डेवलप किया, ठीक है। और इस तरीके से कई सारी उन्होंने इलेक्ट्रिकल, मतलब किस तरीके से मेटल्स में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, थर्मल कंडक्शन होता है, ये सब बता दिया लॉरेंज ने। और तब से ये थ्योरी हमारी कहलाने लगी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या ड्रूड लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ड्रूड लॉरेंज नाम कैसे आया आप लोग ये समझ होंगे कि साल 1900 का समय था कि हमारे पॉल ड्रूड साहब 1900 ईयर में क्या कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे सॉलिड में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, या मेटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो चेक कर रहे थे। तो उन्होंने एक थ्योरी दी जिसको हम कहते हैं क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। और आगे लेटर ऑन 1909 में हमारे जो साइंटिस्ट थे लॉरेंज, उन्होंने इस चीज़ को आगे एक्सेप्ट किया और प्रोसीड किया, इस थ्योरी को आगे लेटर डेवलप किया आगे, ठीक है। और तब से हमारी ये थ्योरी कहलाने लगे ड्रूड लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और क्लासिकल थ्योरी। क्यों? क्योंकि ये पुरानी थ्योरी थी। क्योंकि यहाँ पे जितने भी हम चीज़ें करेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे, या जितने भी प्रूफ करेंगे यहाँ पे किसके थ्रू करेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स के थ्रू करेंगे। किसके? क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली न्यूटन्स की जो मैकेनिक्स थी, उस तरीके से हम उनका यूज़ करके यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, इसीलिए इसको क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थ्योरी को कितने नाम से जाना जाता है? क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एक क्वांटम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ठीक है, दो नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे दिस थ्योरी was introduced by Paul Drude in 1900, ठीक है। तो किस तरीके से आपको आंसर लिखना है, क्योंकि हम आपको आंसर क्यों लिखा रहे हैं, वहाँ पे आपको थ्योरेटिकल पेपर है इस बार ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको गोला भरना है, इस बार आपको आंसर लिखने हैं। इसलिए एक एक लाइन हम आपको लिखा रहे हैं कि यही आंसर आप याद करके जाइए, अच्छे से लिखिए, वहाँ 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इस पेपर हमने भी स्कोर किया, हमारे 100 आउट ऑफ 86 नंबर थे, सोच लीजिए आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितना हम बोल रहे हैं उतना आप करिए इस पेपर में, हम गारंटी से दे रहे हैं आपके भी इतने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पॉल ड्रूड इन 1900 एंड डेवलप्ड बाय लॉरेंज in 1909 to explain electrical conduction in metals and is therefore known as Drude-Lorentz free electron theory, and it is based on following assumptions, ठीक है। तो ये आप चीज़ इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब यहाँ से assumptions क्या है वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, एक एक करके। तो ये इंट्रोडक्शन में क्या है, वही चीज़ है जो हमने समझाई कि ये थ्योरी सबसे पहले इंट्रोड्यूस की थी पॉल ड्रूड ने 1900 में।
और लेटर उसको लॉरेंज ने डेवलप किया था 1909 में, क्या एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे आपके मेटल्स में ये इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है। और उसी थ्योरी को हम कहते हैं ड्रू लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्योंकि इन दोनों साइंटिस्ट ने मिल के बनाई थी, इसलिए ड्रू लॉरेंज फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ये थ्योरी कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, मतलब कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है, इसलिए हम वो एजम्पशन एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला एजम्पशंस पढ़ते हैं। तो ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे यहाँ से आगे, इतना नोट करने के बाद हम साइड में हट जा रहे हैं, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला स्लाइड अगर आपने नोट नहीं किया तो इसको भी नोट कर लीजिए। कर लिया, इसको भी आप नोट कर लीजिए पॉज करके। ठीक है, क्योंकि अब उतना समय नहीं दे सकते हम। ठीक है, आप पॉज करके नोट करिएगा। ठीक, अब चलते हैं यहाँ से, अजम्पशंस पढ़ेंगे एक एक करके। अब पढ़ेंगे अजम्पशंस की बात करेंगे कि वो क्या क्या मानते थे अजम्पशंस। अच्छा, आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस तो पढ़ी होगी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ी होगी। ठीक है, जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट थे एक एक करके वहाँ अप्लाई कर दो। वहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल होते थे, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है। वहाँ पे क्या होते थे, गैस के मॉलिक्यूल होते थे हमारे। ठीक है, और यहाँ पे हमारे क्या है, उसकी जगह फ्री इलेक्ट्रॉन। और कट कॉपी पेस्ट पूरी थ्योरी है उसके बाद। ठीक है, जहाँ जहाँ आपको गैस के मॉलिक्यूल्स है वहाँ वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। ठीक है, ये कट कॉपी पेस्ट थ्योरी वही है एक तरीके से पूरा। तो ठीक है, सबसे पहला पोस्टुलेट, ठीक है, देखते हैं क्या था। लिखेंगे द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम आर फ्री टू मूव about the whole volume of container, about the whole volume of, वहाँ पे गैस में क्या मानते थे, कंटेनर, तो यहाँ पे क्या मानेंगे, मेटल मानेंगे। ठीक है, लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस, किसकी तरह, लाइक अ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस इन अ कंटेनर। जिस तरीके से गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में होते थे। अभी हम लिख लीजिए, आप समझा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है, द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयरफॉर also referred to as free electron gas, and thus theory is called, and thus theory is accordingly named free electron gas मॉडल। ठीक है, अब ये क्या कहता है देखो, समझो। ठीक है, दो डायग्राम बनाएंगे, यहीं से पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो पहला पोस्टुलेट हमारा, पहला अजम्पशंस कहता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, मेटल है पूरा, ये हमारा कंटेनर है जिसमें गैस भरी हुई है। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट हमारा बेसिकली कहता है कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये किसी भी दिशा में, मतलब रेंडमली, मतलब कहीं भी मूव कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी मूव कर सकते हैं, यहाँ भी, इधर उधर, इधर इधर, कहीं भी मतलब मूव कर सकते हैं। इधर मान लो, इधर इधर इधर, मतलब जो पूरे मेटल का जितना भी वॉल्यूम है, मतलब जितना वॉल्यूम मेटल, कहीं भी वो मूव कर सकते हैं, वो अलाउड है उनको, मतलब ठीक है, अलाउ है, वो कहीं भी घूमे, मतलब ठीक है। इसी तरीके से, जिस तरीके से कि गैस के मॉलिक्यूल्स कहीं भी रैंडमली डायरेक्शन में कहीं भी मूव करते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स आपके कहीं भी मूव करते हैं। ठीक है,
किस गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर में कहीं भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी पूरे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर में कहीं भी मूव कर सकते हैं, और यही हमारा पहला कहता है। पहला अजम्पशन क्या कहता है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर फ्री टू मूव अबाउट द होल वॉल्यूम ऑफ मेटल लाइक अ मॉलिक्यूल्स ऑफ परफेक्ट गैस इन अ कंटेनर, the free electrons are therefore also referred to as free electron gas and thus theory is accordingly named as free electron theory। पहला assumption कहता है कि जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी एटम के, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ मेटल में, जिस तरीके से कि गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में मूव करते हैं, ठीक है। और इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कह सकते हैं आपका फ्री इलेक्ट्रॉन गैस भी कह सकते हैं, और इसीलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। क्या दिया गया, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो पहला एजम्पशन होपफुली आप समझ गए होंगे, क्या कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अ मेटल में, जिस तरीके से कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपके फ्रीली मूव करते हैं किसी कंटेनर में, और इसीलिए इसको हम जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपको कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन गैस कहते हैं, और इसलिए इस थ्योरी का नाम दिया गया आपका फ्री इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी, ठीक है, या फ्री इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल, ठीक है। अब सेकंड जो है हमारा एजम्पशन है वो क्या पढ़ते हैं, अभी इसको पॉज करके आप नोट कर लीजिए, फिर सेकंड की बात करते हैं, ठीक है, कर लिया। चलो अब सेकंड अजम्पशन आप लिखेंगे, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव in random directions, in random directions and collide with each other, with each other, with each other, collide with each other नहीं होगा, with either होगा, either positive ions fixed in lattice or with each other free electrons, all the collisions are elastic in nature, that is there is no loss of energy of ठीक है। चलो अब दूसरा पोस्टुलेट समझ लो, क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली किसी भी दिशा में मूव करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया भी कंटेनर में कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, मतलब जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके रैंडमली किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और वो क्या करेंगे, पॉजिटिव आयन जो होंगे वो क्या करेंगे, आपस में कोलाइड होना शुरू हो जाएंगे, या तो लेटिस से या फिर अदर फ्री इलेक्ट्रॉन से, मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन से या तो आपस में कोलाइड होंगे या फिर लेटिस के साथ कोलाइड करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो जितने भी कॉलिजन्स होंगे वो कैसे होंगे, इलास्टिक इन नेचर होंगे, और इसीलिए कहते हैं देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब देयर इज नो नेट लॉस ऑफ एनर्जी, मतलब कोई एनर्जी का लॉस वहां पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शंस, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम डायरेक्शन एंड कोलाइड विद पॉजिटिव आयंस फिक्स्ड इन लैटिस or with other free electrons, all collisions are elastic in nature, so that is there is no loss of a net loss of energy, मतलब जो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं और आपस में वो कोलाइड करेंगे या तो पॉजिटिव आयन के साथ या फिर आपस में अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और जितने भी कॉलिजन होंगे आपके इलास्टिक इन नेचर होंगे, इसलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो ये सेकंड पोस्टुलेट कहता है, और यहीं हम आपको तीसरा पोस्टुलेट अब लिखा देते हैं। अब ये तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, अब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए पहले हमको एक डायग्राम बनाना पड़ेगा अच्छा सा, ठीक है, एक साथ नोट करिएगा।
तो तीसरा पोस्टुलेट आप लिखेंगे, अभी सब लिख के समझा दे रहा हूँ। व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज applied, when the electric field is applied to metal, the free electron gets accelerated in the direction opposite to direction of electric field, direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है, तो तीसरा पोस्टुलेट हमारा कहता है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की इस पे फ्री इलेक्ट्रॉन पर, मतलब मेटल पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना शुरू हुए, तो क्या वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। और कहाँ एक्सेलरेट होंगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसके अपोजिट होना, मतलब उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में, अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इस दिशा में मूव करेंगे। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगा रहे हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव एक्सेलरेट करेंगे। मतलब वही कहना चाह रहा है कि जब हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया मेटल के ऊपर तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्सेलरेट करना शुरू हो जाएंगे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की उल्टी दिशा में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा तीसरा अजम्पशन या तीसरा पोस्टुलेट कहता था। अब इसको आप पॉज करके नोट करिए, फिर हम चलते फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स पोस्टुलेट पर। मतलब 3 पोस्टुलेट और हमारे बाकी हैं, फिर इसके लिमिटेशंस पढ़ेंगे और कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपने नोट कर लिया होगा तीसरा पोस्टुलेट भी। पॉज करके चलो चौथा पोस्टुलेट पढ़ते हैं। तो जो अब चौथा पोस्टुलेट कहता है कि जो म्यूचुअल रिपल्सन होगा, द म्यूचुअल रिपल्सन होगा इलेक्ट्रॉन्स में अमॉन्ग द इलेक्ट्रॉन्स and mutual attraction between electrons and positive ions के बीच में is ignored, इसको हम इग्नोर करते हैं। so that free electrons inside the metal experience constant zero potential। ठीक है, पोस्टुलेट आपके लिख दे रहे हैं, 2 और पोस्टुलेट है छोटे छोटे, उनको भी लिख दे रहे हैं, फिर एक साथ समझा देंगे। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटल ओबे मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, या कहते हैं आपके क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स। छठवा क्या है? द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन एट टेम्परेचर T is given by वन अपॉन mVth स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2kT। यहाँ पर K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, Vth थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये लास्ट पोस्टुलेट था, लास्ट के तीनों पोस्टुलेट हम आपको समझाते रहे। तो क्या कहना चाहता है कि जो म्यूचुअल रिपल्सन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का जो म्यूचुअल रिपल्सन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच का म्यूचुअल रिपल्सन होगा, या फिर जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन के बीच में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा उसको हम इग्नोर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमको कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल चाहिए, जिसकी वजह से हमको क्या कहते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करते हैं क्या? कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल।
ठीक है, वही है, मतलब म्यूचुअल रिपल्सन कितना होगा, दो सेम चीज में, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स दोनों फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में रिपल्स करेंगे, मतलब जो म्यूचुअल रिपल्सन होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, या फिर जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और पॉजिटिव आयन के बीच में, दोनों कैसे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो कैसे करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम इग्नोर करते हैं, क्यों, क्योंकि हमको कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल चाहिए होता है। ठीक है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मेटल में, वो ओबे करते हैं किसको, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स या क्लासिकल स्टैटिक्स को ओबे करते हैं। एक पॉइंट है जिसको आप लिखेंगे। ठीक है, 6 जो काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, किसी टेम्परेचर टी पे, उसको हम देते हैं 1/2 mvth² बराबर 3/2 kT। ठीक है, कैसे 1/2 mvth² इज इक्वल टू 3/2 kT। के क्या यहाँ पे होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और vth क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पोस्टुलेट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पोस्टुलेट होते हैं, इनको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। क्या, कि जो म्यूचुअल रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, उसको हम इग्नोर करते हैं ड्यू टू, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन आपके कांस्टेंट जीरो पोटेंशियल एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल में, वो ओबे करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर स्टैटिक्स को, या फिर क्लासिकल स्टैटिक्स को आपका फॉलो करते हैं। और जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है किसी टेम्परेचर टी पे, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो उसको हम देते हैं किसी एक्सप्रेशन से। उस एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/2 mvth² 3/2 kT। यहाँ पर के क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और vth क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये तो इसके पोस्टुलेट थे, ये आपने पॉज करके नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, ये इसके पोस्टुलेट थे। अब चलते हैं आगे, अब इसके पढ़ते हैं हम एडवांटेज क्या थे। ठीक है, 3 एडवांटेज हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। पहला एडवांटेज है क्या, इट वेरीफाइज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, ये थ्योरी ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं, इट वेरीफाइज ओम्स लॉ। ठीक है, ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करती है थ्योरी, पहला इसका एडवांटेज ये था, इट एक्सप्लेन्स। ठीक है, इसके थ्रू ये एक्सप्लेन करता है इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, के मेटल्स में किस तरीके से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, उसको भी एक्सप्लेन कर देती थी हमारी थ्योरी। और तीसरा, इट डिराइव्स वीडमैन फ्रेंच लॉ, इट डिराइव्स वीडमैन फ्रेंच लॉ। ठीक है, इस थ्योरी की वजह से हम वीडमैन फ्रेंच लॉ को भी ड्राइव कर सकते हैं। 3 मोटे मोटे इसके मतलब एडवांटेज है। पहला तो ये ओम्स लॉ को वेरीफाई करती है, दूसरा ये इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी किस तरीके से मेटल्स के अंदर होती है उसको एक्सप्लेन करती है, तीसरा हम जो वीडमैन फ्रेंच लॉ है उसको हम आगे पढ़ेंगे भी, उसको भी ये क्या करती है, ये थ्योरी आपकी एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, वीडमैन फ्रेंच लॉ को भी ये थ्योरी आपकी क्या करती है, एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, अब चलते हैं इसके कुछ आपके लिमिटेशंस हैं, वो भी यहीं पढ़ लेते हैं। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस है वो भी देख लें। तो यहाँ हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, 3 के 3 उसके एडवांटेज है, उनको नोट कर लीजिए। ओम्स लॉ को वेरीफाई करता है, किस तरीके से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है मेटल्स के अंदर वो समझाती है, और ड्राइव करते हैं वीडमैन फ्रेंच लॉ को। लिमिटेशंस क्या होते हैं, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं, ये देखो ये थ्योरी इट फेल्स टू एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो सबसे इसका जो मेजर डिसएडवांटेज था इस क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी या ड्रू लॉरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का, वो ये था कि ये थ्योरी मेटल्स के अंदर तो किस तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्शन होता है वो तो समझा दे रही थी, लेकिन ये किस तरीके से सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में थर्मल या इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। यही इसका सबसे बड़ा मेन डिसएडवांटेज बना था आगे चल के। और एक डिसएडवांटेज इसका मेन जिसको हम कहते हैं वो था कि स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। इट फेल्स टू एक्सप्लेन स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स। तो पहला क्या था इसका लिमिटेशन या डिसएडवांटेज कि ये थ्योरी जो है मेटल्स के लिए तो किस तरीके से इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्शन हो रहा है वो तो समझा दे रही थी कि, लेकिन अगर सेमीकंडक्टर की बात आ जाए या इंसुलेटर की बात आ जाए तो वहाँ ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं हो रही थी। और दूसरा ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि किस तरीके से स्पेसिफिक हीट का जो कॉन्सेप्ट है हमारा मेटल्स के अंदर उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर रही थी। तो भैया आज की क्लास में बस इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन था। आज क्लास स्टार्ट करनी थी हमको। बेसिकली हमने आपको सिलेबस बताया कि
किस तरीके से हम आपको सिलेबस को प्रोसीड करेंगे वो चीज़ें बताई आपको, और थोड़ा थोड़ा इसको इंट्रोडक्शन दिया। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी होती क्या है, क्लासिकल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमने आपको पढ़ा दी है। अब इसके जो एप्लीकेशंस हैं, नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आपको मिलेंगे तब इसके एप्लीकेशंस कराएंगे, और एप्लीकेशंस के अंदर ही प्रूव हैं वो पूछे जा सकते हैं। इस बार ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पूछी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है या थर्मल कंडक्टिविटी का एक्सप्रेशन है या वीडमैन-फ्रेंज लॉ है, अब वो पूछा जा सकता है, इसलिए वो हम कल की क्लास में देखेंगे। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसको नोट करिए। थैंक यू, कल की क्लास में मिलते हैं।